हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। एआई की प्लेलिस्ट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्चिंग टेक्निक्स। सर्चिंग टेक्निक्स हमारी बहुत जगह यूज़ होती है जहाँ भी हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होती है। एआई को जब भी हम कोई प्रॉब्लम देते हैं उसको सॉल्व करने के लिए एआई को मल्टीपल स्टेट्स को विजिट करना होता है और उसमें से बेस्ट पॉसिबल पाथ चूज़ करना होता है। अब आप कोई भी प्रॉब्लम ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक जीपीएस प्रॉब्लम, आपको किसी सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है तो एआई क्या करता है, सारे पॉसिबल पाथ्स चेक करता है और उसमें जो मोस्ट ऑप्टिमल है, जो आपको सबसे कम टाइम में डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा, वो पाथ आपको फाइनली रिजल्ट में आउटकम देता है। तो इस टाइप की मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है जो हम एआई के थ्रू सॉल्व करते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए एआई सर्चिंग टेक्निक्स का यूज़ करता है। सर्चिंग टेक्निक्स हमारी दो टाइप की होती है, अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड। अनइन्फॉर्म्ड यानी ब्लाइंड सर्च, उसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट गिवन होती है कि हमें एक इनिशियल स्टेट गिवन रहेगी और एक गोल स्टेट हमें पता होगी कि मतलब गोल स्टेट है या नहीं हम चेक कर पाएंगे। मतलब हम जब भी किसी नोड को विजिट करेंगे इनिशियल स्टेट से हम नेक्स्ट नोड्स को जब हम विजिट करेंगे तो हम बस ये चेक कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर नोड गोल नोड है या नहीं है। हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते या ये पता नहीं कर सकते कि वो गोल स्टेट से कितना दूर है। इसका मतलब इनिशियल स्टेट से मुझे सारी नोड्स विजिट करनी होगी और चेक करना होगा कि वो पर्टिकुलर नोड गोल नोड है या नहीं। अगर गोल नोड है तो मुझे वो पाथ मिल गया, अदरवाइज मुझे सर्च करते रहना पड़ेगा। मतलब आँख बंद करके बस घूमते रहो, चेक करो कि जहाँ आप खड़े हो वो गोल नोड है या नहीं। तो उसके लिए एक इसका ड्रॉबैक क्या है कि आप अगर इनिशियल नोड से दूर भी गए, इनिशियल स्टेट से अगर आप दूर भी गए तो आपको चेक करना पड़ेगा वो गोल नोड है या नहीं, और आपको उसके चिल्ड्रन को भी चेक करना पड़ेगा। जबकि जब हम इनिशियल स्टेट से दूर चले गए यानी हम गोल नोड से और दूर चले गए तो हम उसके चिल्ड्रन को विजिट नहीं करना चाहिए। बट ब्लाइंड सर्च का ही ड्रॉबैक है, ब्लाइंड सर्च बोलता है बस आँख बंद करके घूमते रहो और चेक करो कि आप जहाँ खड़े हो वो गोल नोड है या नहीं। इसका इंप्रूवमेंट हमें इन्फॉर्म्ड सर्च में मिलता है। इन्फॉर्म्ड सर्च हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि एक पर्टिकुलर नोड गोल नोड से कितना दूर है। अगर हमें पता चल जाए कि एक नोड गोल नोड से कितना दूर है तो हम तभी प्रोसीड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर हमें पता है कि हम गोल नोड से दूर जा रहे हैं तो मैं उसके चिल्ड्रन को विजिट नहीं करूँगा, मैं पास जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे तो ऑप्टिमल पाथ चाहिए, मैं ज़बरदस्ती घूम के थोड़ी गोल नोड के पास जाऊँगा। तो इसलिए हम दोनों सर्चेस का यूज़ करते हैं। अनइन्फॉर्म्ड सर्च हमारा यूज़ होता है जब हमारा जो सर्च स्पेस है, जो नोड्स है वो कम है, ज़्यादा बड़ी सर्च स्पेस नहीं है, तो उस केस में हम सारे नोड्स विजिट करके एक बेस्ट पाथ निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हम सारी नोड्स विजिट करेंगे तो हमें एक बिल्कुल बेस्ट पाथ मिलेगा। बट इन्फॉर्म्ड सर्च में हम सारी नोड्स विजिट नहीं करते, हम सिर्फ उन नोड्स को विजिट करते हैं जो हमें गोल नोड की तरफ लेके जाए। तो एक ग्रीडी अप्रोच है। तो इस केस में हमें बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिलता बट गुड सोल्यूशन मिलता है। जैसे आपका गूगल मैप्स आपको एक ठीक ठाक रास्ता प्रोवाइड करता है, ठीक ठाक पाथ प्रोवाइड करता है, जो कि बाकी पाथ से कंपैरेटिवली कम टाइम लेता है। बट हो सकता है एक दूसरा पाथ भी एग्जिस्ट करता हो जो बहुत कम टाइम लेता हो, जो कि एक बेस्ट सोल्यूशन है। बट गूगल मैप्स आपको एक गुड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जिससे कि आप एक अप्रोप्रिएट टाइम में अपने गोल को रीच कर पाओ। क्योंकि अगर वो बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेगा तो उसको उस पाथ को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि हमें हर एक नोड को विजिट करना होगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो एक गुड सोल्यूशन के लिए हम इन्फॉर्म्ड सर्च का यूज़ करते हैं और एक परफेक्ट बेस्ट सोल्यूशन के लिए हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च का। बट इसका यूज़ हम एक छोटी स्पेस सर्च में यूज़ करते हैं। साथ साथ जितनी भी सर्च टेक्निक्स है उनकी एफिशिएंसी को कंपेयर करने के लिए हमारे पास 4 पैरामीटर्स है। सबसे पहला पैरामीटर है कंप्लीट, कि वो सर्च टेक्निक कंप्लीट है या नहीं। कंप्लीट का मतलब होता है कि सोल्यूशन दे पा रही है या नहीं दे पा रही। पता चले कि हम वो सर्च टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो सोल्यूशन ही नहीं दे पा रही, इनकम्प्लीट है। दूसरा होता है ऑप्टिमल, कि जो सोल्यूशन हमें मिला वो ऑप्टिमल था या नहीं, बेस्ट पॉसिबल था या नहीं था, तो उसके लिए भी एक पैरामीटर है। नेक्स्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो सोल्यूशन है वो कितना टाइम ले रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और फाइनली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कितनी स्पेस कंज्यूम कर रहा है। तो इन 4 पैरामीटर्स पे हम सारी सर्च टेक्निक्स को कंपेयर करते हैं। हर एक सर्च टेक्निक का अपने प्रोज एंड कॉन्स है और अपना यूज़ केस है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो एक पर्टिकुलर सिनेरियो में एफिशिएंट है उसका हम यूज़ करते हैं अपने एआई प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन अनइन्फॉर्म्ड सर्च से। इस वीडियो में हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म्ड सर्च डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का मतलब है
कि वो ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग या लेवल वाइज नोड्स को विजिट करेगा। इसके लिए हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। क्यू डेटा स्ट्रक्चर काम करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो अब देखते हैं हम नोड्स कैसे विजिट करते हैं। मान लीजिए ये हमारी इनिशियल स्टेट है और गोल नोड है हमारा जी, ठीक है, हमें ए से जी में जाना है। तो अब आप देखिए कि गोल कैसे, हमारे नोड्स कैसे विजिट होंगे। तो यहाँ पे मैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। सबसे पहले ए इनपुट होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ए को क्यू में से पॉप करेंगे और चेक करेंगे क्या ए हमारा गोल नोड है या नहीं। अनइन्फॉर्म सर्च में बस हम चेक कर सकते हैं जहाँ हम खड़े हैं वो गोल है कि नहीं है। तो ए को हमने चेक किया, गोल नोड है, नहीं है। हमने ए के जो चिल्ड्रन थे उनको पुश किया क्यू के अंदर, बी सी और डी। फिर हमने बी को पॉप किया, हमने पूछा बी गोल नोड है, बी ने कहा नहीं, तो हमने बी के चिल्ड्रन को पुश कर दिया। फिर हमने सी से पूछा, सी को पॉप करके गोल नोड है यानी, सी ने कहा नहीं, तो सी के चिल्ड्रन यानी एच को हमने पुश कर दिया। फिर डी से पूछा, डी गोल नोड है, डी ने कहा नहीं, तो डी के चिल्ड्रन आई को हमने पुश कर दिया। फिर ई को पॉप किया, ई से पूछा गोल नोड है, उसने कहा नहीं, ई का कोई चाइल्ड है नहीं। एफ से पूछा गोल नोड है, उसने कहा नहीं, एफ का कोई चाइल्ड है नहीं। जी को पॉप किया, जैसे जी को पॉप किया हमने उससे पूछा क्या तू गोल नोड है, उसने कहा हाँ मैं हूँ, हमें एक पाथ मिल गया। तो आप देखो कैसे हमने विजिट किया, लेवल वाइज विजिट किया, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल है। तो ये क्या है, हमारा ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है कि हम हर एक लेवल को विजिट कर रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल में प्रोसीड कर रहे हैं। इसे कहते हैं हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। और अब इसकी बात करें कि ये हमारा कंप्लीट है या नहीं, बिल्कुल कंप्लीट है। हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, हाँ बिल्कुल प्रोवाइड करेगा, तो कंप्लीट है। ऑप्टिमल है या नहीं, ऑप्टिमल का मतलब होता है कि जो सोल्यूशन मिला वो लीस्ट कॉस्ट में मिला या नहीं। मान लीजिए इसके 2 गोल नोड थे, ये भी हमारा गोल नोड था, ठीक है। तो अब आप देखिए कि 2 गोल नोड होने पे जो सबसे पहला गोल नोड है वो हमें मिलेगा, क्योंकि हम लेवल वाइज विजिट कर रहे हैं। तो सबसे पहला गोल नोड जो इनिशियल स्टेट के सबसे पास है वो सबसे पहले विजिट होगा। इसका मतलब जो हमें सोल्यूशन मिल रहा है वो ऑप्टिमल मिल रहा है, लीस्ट कॉस्ट मिल रहा है। जे को हम बाद में विजिट करेंगे, जे तक हम पहुंचे ही नहीं, हमने पहले डिक्लेयर कर लिया जी हमारा गोल नोड है। तो इसका मतलब जो हमारा सर्च टेक्निक है वो ऑप्टिमल है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका होता है ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी, ठीक है। बी का मतलब है ब्रांचिंग फैक्टर, कि एक पर्टिकुलर नोड के कितने ब्रांचेज हैं, या मैं ऐसे कह सकता हूँ एक नोड के कितने चिल्ड्रन हैं, वही हमारा ब्रांचिंग फैक्टर है। और डी है डेप्थ ऑफ द शैलोएस्ट नोड, जो सबसे पहला गोल नोड मिला उसकी डेप्थ क्या है, डेप्थ ऑफ द शैलोएस्ट गोल नोड। क्योंकि गोल नोड मिलते ही तो हमने अपना सर्च एल्गोरिथम स्टॉप कर दिया, क्योंकि हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो डेप्थ ऑफ द शैलोएस्ट गोल नोड। अब ये आया कैसे उस पर डिस्कशन करते हैं, पर उससे पहले मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिख देता हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी होती है, कैसे होती है अभी जस्टिफाई करते हैं। किसी भी एआई की प्लेलिस्ट में, किसी भी चैनल में आपको इसका प्रूफ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए हम इनिशियल स्टेट में थे तो इसके पास 3 ऑप्शन थे। इस केस में हमारा ब्रांचिंग फैक्टर 3 है, ठीक है। इस केस में ब्रांचिंग फैक्टर 3 है। तो जब हम इनिशियल स्टेट पे थे इसके पास 3 ऑप्शन थे, ठीक है। जब हम नेक्स्ट स्टेट पे आए, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यही है ना कि हमने कितने नोड्स विजिट करे, तो हम वही काउंट कर रहे हैं। जब हम नेक्स्ट स्टेट पे आए, इसका भी ब्रांचिंग फैक्टर 3 है। सिमिलरली इसमें, इस केस में एक ही है सी का ब्रांचिंग फैक्टर, बट वर्स्ट केस में मान लेते हैं कि सबका ब्रांचिंग फैक्टर सेम है, 3 रहेगा, ठीक है। इसकी भी 3 था, इसका भी 3 था। तो आप देखो बी के लिए हम कितने 3 और विजिट करेंगे, सिमिलरली 3 सी के लिए और 3 विजिट करेंगे, डी के लिए और 3 विजिट करेंगे। तो हमारा क्या हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, नंबर ऑफ नोड्स 3 स्क्वायर हो गए। कैसे, 3 + 3 + 3, 3 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट इस पे आए, ई के लिए भी हम 3 विजिट करते, एफ के लिए भी हम 3 विजिट करते, जी के लिए भी हम 3 विजिट करते, एच के लिए भी हम 3 विजिट करते। तो आप देखो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कितनी बार आता, 3। इसके 3 चाइल्ड, फिर इसके 3 चाइल्ड, फिर इसके 3 चाइल्ड, यानी 9 टाइम्स आता 3। तो 9 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 3 का क्यूब, 3 × 9 करेंगे ना, तो 3 × 9 का मतलब 3 क्यूब हो गया। सिमिलरली हर एक चाइल्ड को हम विजिट करते, नेक्स्ट केस में हो जाता 3 की पावर 4। ऐसा हमारा कब तक चलता, ये सम चलता हमारा 3 की पावर डी तक। डी मतलब शैलोएस्ट नोड। जैसे ही जी रीच हो गया तो उसके बाद हमने कोई और विजिट किया। वर्स्ट केस में बस हम इस लेवल को स्टोर करते हैं ना, क्यू के अंदर वर्स्ट केस में हम बस इस लेवल को स्टोर करते। जैसे जी मिल जाता हम उसके आगे के लेवल को स्टोर नहीं करते। मतलब 3 की पावर डी तक हमने विजिट किया। डी हमारी डेप्थ थी शैलोएस्ट नोड की, तो 3 की पावर डी तक विजिट किया। अब ये क्या है, तो जीपी का सम है। जीपी का सम क्या होता है,
ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये जी बी का सम होता है। आर मतलब कॉमन रेशियो, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो थ्री की पावर n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने, डी टर्म्स है, माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन यानी टू, और ये हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ थ्री की पावर डी, क्योंकि थ्री की पावर डी से तो कम ही है ना, ये सम जो है थ्री की पावर डी से कम है, तो मैं इसको थ्री की पावर डी में बाउंड कर सकता हूँ। तो जो मेरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है थ्री की पावर डी, थ्री क्या था, ब्रांचिंग फैक्टर, तो बी की पावर डी हमारा हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये हमारा प्रूफ था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बी की पावर डी कैसे होता है। किसी भी प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन नहीं है, इसलिए ध्यान से आप समझिएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी उतना ही होगा, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताता है कि हमने कितने नोड्स विजिट करे। तो वर्स्ट केस में हो सकता है हमने सारे नोड स्टोर कर लिए हो, कि हमारा एक ही पर्टिकुलर लेवल में गोल नोड था, तो उस केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बी की पावर डी। तो हमने दोनों निकाल लिया। अब ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का एक ड्रॉबैक है कि ये स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। स्पेस देख रहे हो आप, एक्सपोनेंशियल स्पेस यूज़ कर रहा है बी की पावर डी, तो इसलिए हम डेप्थ फर्स्ट सर्च का यूज़ करते हैं जहाँ हमें स्पेस ऑप्टिमाइज करना है। तो अब उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सर्चिंग एल्गोरिथम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम डेप्थ वाइज विजिट करते हैं, लेवल वाइज नहीं, डेप्थ वाइज, और इसमें हम यूज़ करते हैं स्टैक का, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हमारा काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा गोल नोड है ई, ठीक है, ई हमारा गोल नोड है और ए हमारा इनिशियल नोड है। तो इसका सर्च कैसे स्टार्ट होता है, हम स्टैक का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ स्टैक बना देता हूँ। तो सबसे पहले ए गया। अब ए को मैंने पॉप किया और पूछा ए गोल नोड है या नहीं। याद करो, ये अनइन्फॉर्म सर्च, बस ये पूछ सकते हैं कि तू गोल नोड है कि नहीं है। ए से पूछा गोल नोड है, उसने कहा नहीं, ठीक है। ए के चाइल्ड को, डेप्थ की बात हो रही है, तो डेप्थ का मतलब है कि हम चाइल्ड को डालेंगे एक पर्टिकुलर विजिट करके, उसके बाद हम नेक्स्ट डेप्थ पे आएंगे। तो हम इसके चाइल्ड को डाल देते हैं, सबसे पहले राइट चाइल्ड को डाला, उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड को डाला, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आए बी पे, हमने बी को पॉप किया, ठीक है। अब बी को पॉप करने के बाद हमने बी से पूछा तो गोल नोड है, बी ने कहा नहीं, मैं गोल नोड नहीं हूँ। तो हमने बी के चाइल्ड को डाला, तो बी के चाइल्ड को डालने का मतलब है हमने डी डाला, सबसे राइट से पुश कर रहे हैं तो हमने ई डाला, उसके बाद डी डाला। अब आप देखो लास्ट में जो जा रहा है वही सबसे पहले निकल रहा है, सी नहीं निकल रहा। अगर ये बी एफ एस होता तो हम अभी तक हम सी को पॉप कर चुके होते। अब डी जो इसका बी का चाइल्ड था, हमने डी को पॉप किया, हमने उससे पूछा तू गोल नोड है, उसने कहा नहीं, ठीक है। हमने कहा जी को पुश करते हैं, जी उसका चाइल्ड था, जी को पुश किया। जी से पूछा गोल नोड है, उसने कहा नहीं, ठीक है। जी को पॉप करके एच को पुश किया, एच को पॉप करके हमने पूछा तो गोल नोड है, उसने कहा नहीं, ठीक है। आई को पुश किया, आई को पॉप करके उससे पूछा तो गोल नोड है, उसने कहा नहीं, इसको पॉप करा। आई का कोई चाइल्ड था नहीं, वापस ट्रैक पे आए। अब ई को पॉप किया, ई को पॉप करके पूछा तो गोल नोड है, उसने कहा हाँ मैं हूँ। तो यहाँ पे हमारा सर्चिंग टेक्निक खत्म हुआ। तो पाथ कैसे फॉलो हुआ, सबसे पहले ए से बी पे गए, बी से डी पे गए, जी एच आई डेप्थ पे गए, उसके बाद हम ई पे गए। अगर एफ हमारा गोल नोड होता तो हम क्या करते, ई से फिर उसका सी पे जाते, फिर सी से एफ पे जाते। तो आप देखो कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हम पहले डेप्थ को विजिट कर रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चाइल्ड पे उसके जा रहे हैं। तो इसमें आप देखो कि कंप्लीट है या नहीं, इसमें हम कह सकते हैं क्योंकि कंप्लीट नहीं है, इस केस में हमें सोल्यूशन मिल गया। बट अगर जनरली डीएफएस की बात करें तो वो कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये इनफाइनाइटली डेप्थ बन जाती है। एक्चुअल में तो हमारा गोल नोड ई पे ही था, बट एक पर्टिकुलर जो उसका सब ट्री होता है वो इनफाइनाइटली बढ़ता चला जाता है। तो उस केस में क्या होगा, इसी पर्टिकुलर डेप्थ को मैं विजिट करता जाऊंगा इनफाइनाइट तक। तो उस केस में मुझे कभी सोल्यूशन मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो सर्च चलता ही रहेगा। जबकि अगर हम बी एफ एस यूज़ करते तो बी एफ एस क्या करता, ए से बी, बी से सी, डी से ई, यहीं पे हमारा गोल नोड मिल जाता। अगर ये इनफाइनाइट होता भी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट डी एफ एस में क्या ड्रॉबैक है कि इनफाइनाइट के केस में वो नहीं कर पाता। साथ ही कि इसमें साइकिल की कंडीशन भी हो जाती है। अगर साइकिल होगी ना तो वो लूप में घूमता रहेगा। डी एफ एस का ये भी ड्रॉबैक है। तो डी एफ एस कंप्लीट नहीं होता, साथ में ऑप्टिमल भी नहीं होता। क्यों, क्योंकि अब आप देखो मुझे ई हमारा गोल नोड था, उसके लिए मुझे पूरा डेप्थ विजिट करना पड़ा, उसके बाद मैं ई पे आया। तो अब आप देखो इसमें मेरे को ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला। क्यों, अगर सपोज एक सोल्यूशन होता आई, तो डेप्थ विजिट करने में मैं सबसे पहले मुझे आई मिलता और मैं कहता आई मेरा गोल नोड है, मैं कह देता हाँ गोल नोड मिल गया। जबकि ए से आई ज़्यादा डिस्टेंस है, ए से ई कम डिस्टेंस है, तो ऑप्टिमल गोल नोड था ई, बट उसने डीएफएस ने हमें क्या दिया आई, क्योंकि आई उसने पहले विजिट किया, तो ऑप्टिमल भी नहीं होता। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ बी की पावर एम। बी फिर से ब्रांचिंग फैक्टर, बी का मतलब ब्रांचिंग फैक्टर, और एम का मतलब होता है
कि मैक्सिमम कितनी डेप्थ है किसी भी सब ट्री की, मैक्सिमम डेप्थ कितनी है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री। क्योंकि अगर शैलोएस्ट नोड की डेप्थ 2 थी तब भी मुझे विजिट तो पूरी मैक्सिमम डेप्थ करनी पड़ी, तो वर्स्ट केस में मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ बी इंटू एम, बी एम। क्यों? क्योंकि एक बारी में स्टैक में मैंने मैक्सिमम इतने नोड्स तो स्टोर करे, बी इंटू एम नोड्स ही तो स्टोर करे, पूरा सब ट्री मैंने स्टोर नहीं किया। बी मैंने इसलिए लिया क्योंकि हर एक ब्रांच को स्टोर किया होगा, जैसे सी को भी स्टोर किया था, और एम से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक पर्टिकुलर सब ट्री की हाइट को मैंने स्टोर किया होगा। तो बी इंटू एम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो मैंने ऑप्टिमाइज करी, जब मैं बी एफ एस से डी एफ एस में आया तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज हो गई। तो अगर कम स्पेस में सोल्यूशन फाइंड करना है तब हम डी एफ एस यूज़ कर सकते हैं। अब डेप्थ लिमिटेड सर्च की बात करते हैं, तो डीएफएस में क्या हो रहा था कि हम एक पर्टिकुलर डेप्थ को पूरा विजिट करते जा रहे थे और उससे हमें जो लीस्ट पॉसिबल सोल्यूशन था वो नहीं मिल पा रहा था, या बहुत देर बाद मिल रहा था, या अगर मल्टीपल सोल्यूशन है तो वो हमें नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था। तो उसके लिए हम डेप्थ लिमिटेड सर्च ले आए। ये भी स्टैक से इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि है तो डेप्थ फर्स्ट सर्च ही, डीएफएस पर ही बेस्ड है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, हमने एक डेप्थ लिमिट कर दी, हमने एक लिमिट कर दी, एक डेप्थ एल। हमने कहा कि एक ट्री को हमने काट दिया एल लेवल पे, अब आपको इस लेवल पे सॉल्यूशन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। तो उसने क्या किया ना, डेप्थ को अगर उसने कम कर दिया, लिमिट कर दिया, तो उससे हुआ क्या कि वो इतने पोर्शन में सर्च करेगा। तो उस इतने पोर्शन में सर्च करने से एक तो वो पूरी डेप्थ को सर्च नहीं करेगा, डेप्थ कट गई, साथ ही उसको जो शैलोएस्ट सोल्यूशन होगा वो भी मिल जाएगा। जैसे मल्टीपल सोल्यूशन थे तो उसके इसमें जो शैलोएस्ट होगा, एल हाइट पे शैलोएस्ट सोल्यूशन, वो मिल जाएगा। तो इससे थोड़ा सा हमने ऑप्टिमाइज किया डीएफएस को। तो आप देखो होगा क्या, अगर हमारा ई भी एक सोल्यूशन था और आई भी एक सोल्यूशन था, तो इसमें डेप्थ हम विजिट करेंगे। सबसे पहले ए विजिट होगा, उसके बाद बी होगा, फिर डी होगा, डेप्थ में ऐसे गया, उसके बाद ई होगा, नेक्स्ट ई। तो ई मिलते ही मैं कह दूंगा कि ये क्या है, गोल नोड है, मुझे सोल्यूशन मिल गया। बट डीएफएस में क्या हो रहा था, मैं आई तक जा रहा था और आई मेरे को ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं दे रहा था। तो इसने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया, मैंने हाइट को लिमिट कर दिया। बट इसका ड्रॉबैक क्या है, मान लो मेरा सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आई ही था, ई नहीं था, तो उस केस में इस सब ट्री में तो कभी सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। ये सर्च टेक्निक क्या कह देगा कि सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, बट एक्चुअल में सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है जो कि ये आई, क्यों, बट वो विजिट ही नहीं कर पाया आई, क्योंकि मैंने डेप्थ को लिमिट कर दिया। तो इसका ड्रॉबैक यही है कि वो सोल्यूशन आपको नहीं दे पाएगा इफ़ दैट सोल्यूशन इज नॉट प्रेजेंट इन द लेवल एल हाइट ऑफ द ट्री। अगर एल हाइट तक सोल्यूशन नहीं है तो वो आपको सोल्यूशन दे ही नहीं पाएगा। तो डीएलएस कंप्लीट है, बिल्कुल भी नहीं है, वो सोल्यूशन दे ही नहीं दे सकता। ऑप्टिमल है, नहीं ऑप्टिमल भी नहीं है। जब सोल्यूशन ही नहीं दे सकता तो ऑप्टिमल कैसे हुआ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अब देखो हमने डीएफएस में बोला था बी की पावर एम, एम था हाइट ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्री। अब इसमें क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बी की पावर एल, क्योंकि मैक्सिमम हम एल हाइट विजिट करेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बी इंटू एल। सेम फंडा है, बस हमने इसमें डेप्थ को लिमिट कर दिया जिससे कि हम टाइम को ऑप्टिमाइज कर पाए कि इफ़ सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो वो इसी में मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं आइटरेटिव डीपनिंग डीएफएस की। तो हमने देखा डीएफएस में हम डेप्थ विजिट कर रहे थे, डेप्थ लिमिटेड में हमने एक लिमिट कर दिया था। उसका ड्रॉबैक था कि उस पर्टिकुलर लिमिट में सॉल्यूशन है तो ठीक, वरना कंप्लीट नहीं है। अब हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। हमने क्या बोला, हम आइटरेटिवली डीएफएस को डेप्थ बढ़ाएंगे, मतलब आइटरेटिवली डेप्थ बढ़ाएंगे। इनिशियली मैंने एक लिमिट सेट कर दी एल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बस इतने पोर्शन में डीएफएस लगाऊंगा और चेक करूँगा कि मेरा गोल नोड है या नहीं। मान लो मेरा गोल नोड था एच, ठीक है, एच मेरा गोल नोड है, तो बस मैं इतने पोर्शन में चेक करूँगा पहले। तो मेरा पाथ क्या होगा विजिट करने का, सबसे पहले ए, उसके बाद बी, फिर डी, डीएफएस लगा रहा हूँ क्योंकि डीएफएस है ये, ए सी डी, फिर ई, फिर सी, फिर एफ, ए बी डी ई सी एफ। सोल्यूशन मिला नहीं मिला कोई बात नहीं। अब मैंने डेप्थ को इंक्रीमेंट किया, आइटरेट करके इंक्रीमेंट किया, जी एच डाल दिया। अब क्या विजिट करेगा, जी विजिट करेगा, गोल नोड है नहीं, एच विजिट किया, गोल नोड है, हाँ है, मिल गया गोल नोड। तो आप देखो उसने क्या किया, बीएफएस और डीएफएस दोनों को कंबाइन कर दिया। डीएफएस कैसे, एक पर्टिकुलर हाइट पे मैं डीएफएस लगा रहा हूँ, उसके बाद मैंने हाइट बढ़ाई। तो आप देखो इंडिविजुअली ये लेवल वाइज हो रहा है कि एक मल्टीपल लेवल्स को मैंने एक लेवल ग्रुप कर दिया। ये है लेवल 1, तो मैंने लेवल 1 को पहले विजिट किया, उसके बाद लेवल 2 को विजिट किया, उसके बाद लेवल 3 को विजिट किया।
तो मैं कर तो लेवल वाइज रहा हूँ, बट एक पर्टिकुलर लेवल में DFS लगा रहा हूँ। तो BFS प्लस DFS लगा दिया, तो हुआ क्या, BFS का ड्रॉबैक था स्पेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए DFS यूज़ हो रहा है, कम स्पेस लेता है DFS। और DFS का ड्रॉबैक क्या था कि इनफाइनाइट डेप्थ तक वो चला जाता है, तो उसको ऑप्टिमाइज कर रहा है BFS, क्योंकि मैंने लेवल्स बना दी। तो दोनों के प्रोज कंबाइन हो गए हमारे आइटरेटिव डीपनिंग DFS में। अब आप देखो कि कंप्लीट है, हाँ बिल्कुल कंप्लीट है। सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। ऑप्टिमल प्रोवाइड करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर लेवल पर पहले सर्च करेंगे। अगर हमारा ई गोल नोड होता तो बिल्कुल मिल जाता, पहले ही मिल जाता। जी गोल नोड होता तो बिल्कुल पहले मिलता, एच से पहले मिलता। तो ऑप्टिमल है, हाँ बिल्कुल है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो ये हमारा लग तो BFS रहा है और DFS रहा है। तो वर्स्ट केस में हम एक पर्टिकुलर हाइट की हम स्पेस को स्टोर करेंगे। अब बात करेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें BFS वाला लगेगा, जो कि था B की पावर D था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी BFS वाला। क्यों, D क्या हमारा डेप्थ ऑफ द शैलोएस्ट नोड के डेप्थ के आते ही हम सर्च टेक्निक को स्टॉप कर देंगे। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा DFS वाला, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल में हम डेप्थ को ही स्टोर कर रहे हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा B/D। तो आप देखो दोनों के प्रोज को हमने कंबाइन कर दिया इसमें, जो कि एक काफ़ी अच्छा सर्च टेक्निक हमें फाइनली मिला। तो ये टेबल को हम फिल कर देते हैं B की पावर D और B/D, जहाँ पे B का मतलब ब्रांचिंग फैक्टर और D का मतलब डेप्थ ऑफ द शैलोएस्ट नोड। अब बात करते हैं बाई डायरेक्शनल सर्च की। बाई डायरेक्शनल सर्च बोलता है कि आप इनिशियल स्टेट पे खड़े हो जाओ और दूसरा इंसान गोल स्टेट पे खड़े हो जाओ, ठीक है। इसका एक सर्च टेक्निक हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें गोल स्टेट पहले से पता है कि कहाँ पे प्रेजेंट है। तो गोल स्टेट पे एक खड़ा हो गया और एक इनिशियल स्टेट पे। अब बोलता है कि दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन से मूव करो, ठीक है, दोनों अपनी डायरेक्शन से मूव करो, और जिस नोड पे आप मिल गए वो पाथवे आपका इनिशियल से गोल नोड का हो गया, क्योंकि आपको पाथ ही तो फाइंड करना है। तो आपको एक एक कदम बढ़ते रहना है गोल से, ऐसे इनिशियल से साथ में एक कदम बढ़ना है, और जहाँ जिस नोड पे आप मिल गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप कनेक्ट कर दो दोनों नोड्स को, आपको पाथ मिल जाएगा। ये आप किसी भी एल्गोरिथम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप BFS से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, DFS से कर सकते हैं, डेप्थ लिमिटेड से कर सकते हैं, आइटरेटिव से कर सकते हैं, किसी से भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट कंसेप्ट क्या है कि आप इनिशियल और गोल पे खड़े हो जाओ और एक एक कदम बढ़ते रहो, जहाँ पे मिले उससे कनेक्ट कर दो और आपको पाथ मिल जाएगा। अब इसकी बात करते हैं कि ये कंप्लीट है या नहीं। हाँ कंप्लीट है, क्योंकि हमें गोल स्टेट पहले से ही पता है, तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा, एक कॉमन नोड तो निकल के आएगा, तो कंप्लीट है। अगर हम इसकी कंप्लीटनेस की बात करें तो ये कंप्लीट तभी होगा जब हम BFS यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि DFS में वही ड्रॉबैक है कि हम हो सकता है किसी इनफाइनाइट डेप्थ में फंस जाए बढ़ते बढ़ते इम्प्लीमेंट करते करते, कि कभी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले ही ना। तो अगर कंप्लीट तभी होगा जब BFS यूज़ करेंगे। तो आप ये ध्यान रखना, टेबल में भर रहा हूँ कि कंप्लीट है, बट कंप्लीट है तब जब हम सिर्फ BFS यूज़ करेंगे। ऑप्टिमल है जब हम BFS यूज़ करेंगे। अगर DFS यूज़ करेंगे तो ना तो कंप्लीट होगा ना ही ऑप्टिमल होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन डिपेंड्स कि हम कौन सा एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर BFS यूज़ कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, B की पावर D/2। बाई 2 क्यों किया मैंने, क्योंकि हमने हाफ कर दिया ना टाइम। अब मैं पूरी डेप्थ नहीं करूँगा, मैं हाफ डेप्थ कवर करूँगा, एक बारी में मैं 2 स्टेप्स मूव कर रहा हूँ, तो D/2। और सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी B की पावर D/2। ये कंसिडरिंग कि मैंने BFS यूज़ किया, DFS यूज़ करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रायोरिटी क्यू से। प्रायोरिटी क्यू से इम्प्लीमेंट किया जाता है क्योंकि हमें हर केस में यूनिफॉर्म कॉस्ट क्या करता है कि आपको इनिशियल से गोल नोड तक पहुंचाता है लीस्ट कॉस्ट में। मिनिमम कॉस्ट लेता है कि आपको इनिशियल से गोल तक का पाथ मिल पाए। जैसे कि हमारा गोल स्टेट G है और इनिशियल स्टेट A है, तो A से G पहुंचने के मल्टीपल रास्ते हैं। A से G हम कैसे पहुंच सकते हैं, A to B, B to F एंड F to G, एक पाथ ये है। सेकेंड पाथ क्या है, A to C एंड C to G। नेक्स्ट है A to D एंड D to G। ये 3 पाथ्स पॉसिबल है G को रीच करने के लिए। अगेन ये कैसे फॉलो होगा वो प्रायोरिटी क्यू पे बेस्ड है। हम A से पहले B पे आएंगे, B का वेट भी इनपुट करेंगे, तो वो जो कोडिंग वाला पार्ट है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। आप कंसेप्ट दिमाग में रखिए कि कैसे इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि कोड तो आप कर ही लोगे। तो A से B, B से F, F से G, इस पाथ का कितना कॉस्ट है, 1 + 1 + 1 3। A से C, C से G कितना कॉस्ट है, 7।
ए से डी, डी से जी, कितना कॉस्ट है 2 + 6 8। तो मिनिमम कॉस्ट इसमें आया इसमें, तो ये आउटपुट दे देगा कि लीस्ट कॉस्ट वाला पाथ कौन सा है, ए से बी, बी से एफ, एफ से जी। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, प्रायोरिटी क्यू से। प्रायोरिटी क्यू है क्या है, हीप पर बेस्ड होता है। तो हीप पर बेस्ड क्या है, वो सबसे टॉप पर मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ हमें कंटिन्यूसली प्रोवाइड करेगा। तो ईजिली इंप्लीमेंट हो जाएगा प्रायोरिटी क्यू से। अब बात करते हैं इसकी कंप्लीटनेस की। हाँ, कंप्लीटनेस है क्योंकि हर केस में सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इन केस डेप्थ बढ़ती भी जा रही है तो डेप्थ बढ़ने का मतलब है वेट तो बढ़ता जाएगा, तो उस केस में प्रायोरिटी क्यू हमेशा मिनिमम वेट को, मिनिमम पाथ को ऊपर रखेगा। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन तो है, ठीक है। ऑप्टिमल है, हाँ बिल्कुल ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल कैसे, क्योंकि हमें लीस्ट कॉस्ट तो दे ही रहा है, लीस्ट कॉस्ट पाथ दे रहा है, तो इसका ऑप्टिमल है। अब बात करते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने इससे पहले जितने भी कैलकुलेट करी थी, हम क्या कह रहे थे, बी की पावर डी। जैसे डीएफएस में हमने देखा बी की पावर डी, डी क्या था हमारा, जो डेप्थ ऑफ द शैलोएस्ट नोड, बीएफएस में डेप्थ ऑफ द शैलोएस्ट नोड, और बी क्या था, ब्रांचिंग फैक्टर। बेसिकली ये हमें बताता था कि नंबर ऑफ स्टेप्स हमें गोल नोड तक कितने लगे। अब इसमें आप देखो, हम क्या करते हैं कि सी का मतलब क्या है, अज्यूम करा हमने सी एक कॉन्स्टेंट है जिसका मतलब है टोटल कॉस्ट। हमारे आंसर में टोटल कॉस्ट कितनी लगी, जैसे हमारी 3 लगी। और एप्सिलॉन का मतलब है मिनिमम कॉस्ट कितनी थी उस पाथ में, मिनिमम कॉस्ट ऑफ द पाथ, ठीक है। जैसे हमारे इस पाथ में मिनिमम कॉस्ट थी 1, तो मैं कह सकता हूँ कि वर्स्ट केस में C/एप्सिलॉन स्टेप्स लगे होंगे मुझे गोल नोड तक पहुँचने में। जैसे आप 3/3 करो, मिनिमम कॉस्ट क्या है 1, तो 3/1 मतलब 3 स्टेप्स लगे आपको गोल नोड तक पहुँचने में। ए से बी 1, बी से F2, F से G 3। मान लीजिए हमारा आंसर होता 7, तो C क्या होता 7, और मिनिमम कॉस्ट क्या है इस पाथ में 2, तो मैं कहता 7/2। 7/2 का मतलब है 3। वर्स्ट केस में मुझे 3 स्टेप्स लगे होंगे गोल नोड तक पहुंचने में। या अगर हमारा आंसर होता 8, मिनिमम कॉस्ट क्या है 2, तो 8/2, यानी मैं कहता हूँ वर्स्ट केस में 4 स्टेप्स लगे होंगे मुझे गोल नोड तक पहुंचने में। तो C/एप्सिलॉन हमें क्या देता है, C/एप्सिलॉन +1 कर लेते हैं थोड़ा सा प्रिकॉशनरी के लिए, कि C/E +1 हमें क्या देगा, नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच गोल नोड। गोल नोड तक पहुंचने के कितने स्टेप्स लगे। तो बस अब ब्रांचिंग फैक्टर की पावर बन जाएगी ये। हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बी की पावर C/एप्सिलॉन +1। ये मैंने इंटीजर पार्ट लिया, C/एप्सिलॉन का इंटीजर पार्ट लेना है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स बी की पावर में डाल देंगे, हर एक ब्रांच के लिए मुझे उतने स्टेप विजिट करने पड़े होंगे। जैसे बी की पावर डी था, ऐसे बी की पावर C/E +1 बन गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इतना ही लगेगा, क्योंकि वर्स्ट केस में मैं इतने नोड्स को स्टोर करूँगा अपने प्रायोरिटी क्यू में। तो इसी के साथ हमने सारे सर्चिंग टेक्निक्स को डिस्कस कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इन हर एक टेक्निक का अलग अलग यूज़ केस है। कोई स्पेस कम लेता है, कोई टाइम कम लेता है, बट सारी अनइन्फॉर्म्ड सर्च है। मतलब हमें बस इतना पता है कि एक पर्टिकुलर नोड गोल नोड है या नहीं, वो गोल नोड से कितना पास है ये हमें नहीं पता। ये हमें इन्फॉर्म्ड सर्च में पता चलता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।